सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की सीरीज में सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। पार्ट 1 है आपका ये, और आपके अतिरिक्त क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया है। उनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, और आपको सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप आसानी से सारे विषयों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के या महात्मा गांधी के? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। ठीक है, आपके सीरीज में गलत दिया हुआ है इसका आंसर, तो ऑप्शन सा जो है स्वामी विवेकानंद, ये बिल्कुल सही है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, WHO, यूनाइडो या फिर यूनिसेफ? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यूनेस्को। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, गीजूभाई बधेका, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बा, गीजूभाई। ये देखिए 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी रिवीजन यहाँ पर आप कर ले रहे हो, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्ध कालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का या मध्यकालीन शिक्षा का? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, बौद्ध कालीन शिक्षा का। जो पाली भाषा थी, पाली भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मुदालियर आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है जो मुदालियर आयोग है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या उपरोक्त सभी से? दोस्तों, जो मुदालियर आयोग है यह संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का, रूसो का, मॉन्टेसरी का या प्लेटो का? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, रूसो का। यह कथन किसका है? रूसो का। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कराया है, आप लोग वहां पर भी जाकर के इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन मैंने कराया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे मानते हैं हम? मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को या चार्ल्स वुड को? राइट आंसर है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान, बाल उद्यान या बच्चों का कमरा? तो किंडर मतलब बच्चे, गार्डन मतलब बगीचा, तो बगीचा, तो बाल उद्यान, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाल उद्यान। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल है, तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है। गीजूभाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? राइट आंसर है बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 10 है। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1992, 1995, 1988 या 1989? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1989। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? पार्सन्स का, काने का, महात्मा गांधी का या अर्बन का? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द अर्बन का। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस? दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय साधन कौन से हैं? तो उसमें आएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब स्वच्छ ऊर्जा के संसाधन यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, नए हैं। बाकी पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब परंपरागत है, ये सब अनवीकरणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। 2020 में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 23? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ,
अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या बालक का प्राकृतिक विकास। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आत्म अनुभूति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक या फिर सामाजिक। ऑप्शन नंबर बा जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद शिक्षा में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या कोई नहीं। तो वो मूल्य कहलाते हैं वैश्विक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? दोस्तों एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या उपरोक्त सभी। तो जो मूल्य है ये हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग या राधा कृष्णन आयोग। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 21 है। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा टीवी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। ऑप्शन आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था? तो आपको पता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो बिस्मिल्लाह संस्कार है जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन ये राइट आंसर हो जाएगा। तब बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ करवाई जाती थी जब वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। क्वेश्चन नंबर 24 है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण या अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दोस्तों जो शिक्षा है इसका उद्देश्य होता है चरित्र का विकास करना, ज्ञान अर्जन करना और अपने अंदर की अंतर्निहित जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनका विकास करना। तो यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य ये व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी यानी कि बच्चों से शुल्क लिया जाता था। शिक्षा बड़े बड़े भवनों में यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती थी। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था यानी कि राज्य सरकार जिस तरीके से चाहती उसी प्रकार से जो शिक्षक थे उनको पढ़ाना पड़ता था। या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर द शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। और आज भी शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क ही होना चाहिए। निःशुल्क होगा तो समाज के सारे वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे और सारे वर्ग के बच्चे आगे निकलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिसके पास पैसे हैं वो पैसे खर्च करके अच्छी शिक्षा ले ले रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका नतीजा यही हो रहा है कि अब धीरे 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 शिक्षा उसका पूरी तरीके से निजीकरण हो जाएगा और ये स्थिति ऐसी आएगी कि गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अमीर के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। ये स्थिति होने वाली है दोस्तों आगे आने वाले दिनों में अगर सरकारी विद्यालयों को नहीं बचाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी श्रवण, मनन, निधिध्यासन या खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ श्रवण, मनन, निधि ध्यान। क्वेश्चन नंबर 27 है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या अहमदाबाद। दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो था नालंदा। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है किसको? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को या कोई नहीं। अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है ऑप्शन नंबर बा जो है चार्ल्स ग्रांट, ये सही जगह 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आपने इसको किया भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? छन्नीकरण का सिद्धांत, यानी कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 1968 की शिक्षा नीति में भी की गई और 1986 की शिक्षा नीति में भी की गई थी। तो ऑप्शन सा जो है दोनों में ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न कौन कौन से हैं? कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर या क्लोज सर्किट टेलीविजन। राइट आंसर है टेप रिकॉर्डर, क्योंकि इसको हम सुन सकते हैं, बाकी और सबको क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 194। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु या फिर उपयुक्त सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बंबई एवं कोलकाता, मद्रास एवं कोलकाता, बंबई एवं मद्रास या दिल्ली एवं तथा मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंबई एवं कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 36 है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता पिता या धर्मोपदेशक। आपने सुना है कि जो माता होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। तो जो बच्चे का समाजीकरण होता है इसमें सबसे पहला हाथ किसका होता है? माता का होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है या शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के बीच में सशक्त संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में अवसर की समानता का क्या महत्व है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। यही है शिक्षा में अवसर की समानता। कोई भी किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय किसी भी जगह से व्यक्ति आता हो, सभी को जो शिक्षा है वो समान रूप से मिले और इसे ही हम कहते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो या सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब सभी बालक शिक्षित होंगे तो हमारा जो समाज है वो भी शिक्षित होगा। तो ऑप्शन आ जो है ये सही होगा, सभी बालक शिक्षित हो और हमारा समाज जो है वो भी शिक्षित बने। तो इसीलिए ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 45। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 41 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ शिक्षक। आदर्शवाद में शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मान करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल या ड्यूबी। तो जो ड्यूबी है दोस्तों ऑप्शन द जो है जॉन ड्यूबी, यह आदर्शवादी नहीं है बल्कि ये क्या है? प्रयोजनवादी या प्रयोगवादी है। तो ऑप्शन द सही जाएगा, बाकी सब क्या है? आदर्शवादी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हॉर्न या फिर स्पेंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो जो प्रकृतिवाद है दोस्तों ये मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर मानववादी। दोस्तों राइट आंसर है सा प्रयोजनवादी। क्या मानते हैं? विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या वेदांत समाज। राइट आंसर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी जन शिक्षा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 47 है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गीतांजलि, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती, तो गांधी जी ने कौन सी शिक्षा दी थी? आप सभी को पता है, विषय शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, गिजुभाई, विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गीजू भाई। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि संवाद विधि प्लेटो, तो ऑप्शन ब जो है संवाद विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो ने किया था। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लेटो ने अनुशासन के रूप में किसका समर्थन किया था? तो प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दंडात्मक अनुशासन, बल्कि यहाँ पर होगा दमनात्मक अनुशासन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अगर दिया रहेगा तो ये भी यही आंसर तभी भी लगेगा। दंडात्मक या दमनात्मक अनुशासन के रूप का समर्थन करते थे प्लेटो, क्योंकि प्लेटो क्या थे? आदर्शवादी थे। अब इसके बाद क्वेश्चन 52 पर आते हैं, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने कहा? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने या रॉस ने? राइट आंसर है टीपी नन ने। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है लैटिन भाषा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। तो विद्यालय का ये औपचारिक कार्य होता है, ना कि अनौपचारिक। तो ऑप्शन यहाँ पर बात जो है ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? औपचारिक कार्य होता है बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, उनको आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति होती है वो विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। तो यह किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, बालकृष्ण जोशी का, ब्रैडले का या नन का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर राधाकृष्णन का। क्वेश्चन 57 है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। तो विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, यह सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे अनुशासित होकर के एक साथ बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, जातियों के बच्चे आते हैं, एक ही क्लास में एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे इनके अंदर सामाजिकता की भी भावना आती है और वो अपना जीवन भी सही से जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या अव्यावसायिक साधन? तो जो राज्य है वो मुख्य रूप से शिक्षा का औपचारिक साधन है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही जाएगा, क्योंकि जो राज्य है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का ही कर्तव्य होता है। जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है वो राज्य सरकार का ही दायित्व है, और ये जो बच्चों का मौलिक अधिकार है इसको पूरा कौन करता है? राज्य सरकार ही करती है। तो जो औपचारिक शिक्षा है उसकी जो प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे की होती है वो जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 पर आते हैं, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा की अनिवार्य बनाना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे काम राज्य के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो आपको पता है कि बिल्कुल संबंध है, राज्य ही व्यवस्था करता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की व्यवस्था, दार्शनिक शासन की कल्पना की है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? द लॉज, द न्यू हेलोइस, एमिल, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इसमें से कौन सी रचना है जो रूसो की नहीं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आ, क्योंकि द लॉज जो है ये प्लेटो की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिपब्लिक और द लॉज ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्लेटो की। तो यहाँ पर ये रूसो की रचना नहीं है। बाकी एमिल एमिल रूसो की रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलॉयज, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रूसो के अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो प्रकृतिवादी होना चाहिए, क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी थे और ये प्रकृतिवादी शिक्षा के ही समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। ड्यूबी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या विषय विशेषज्ञ। तो जॉन ड्यूबी हैं, ये कहते हैं कि जो शिक्षक है वो एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शिक्षक ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो इस तरीके से शिक्षक को यहाँ पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है किसने? जॉन ड्यूबी ने। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी आपके 3 पार्ट और आने वाले हैं, तब आपका ये पूरा का पूरा जो वो विकल्पीय क्वेश्चंस का सीरीज है ये कंप्लीट हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप खाली सारे वीडियोस को ध्यान से देख करके चले जाते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाया है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, तो भी आप बहुत बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने सारी वीडियोस को मेरे देख लिया, हर एक विषय की वीडियोस को केवल सुन लिया है ध्यान से ईयरफोन लगा के कान में, तो भी आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में हर एक विषय की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सारे जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहे हम और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।